नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर पहला होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्याकरण के पद एवं भेद का ना हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का ना अगर सिलेबस को दिखाऊंगा हिंदी भाषा का, तो उसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। और व्याकरण के अंतर्गत उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें पूछा जाता है कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा होता है, चाहे वो वर्ण हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो अर्थ के आधार पर हो, जितने भी पर्यायवाची विलोम सारी चीज़ होंगे ना उसके प्रकार को आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग व्याकरण को अच्छे से समझ जाओगे ना तो ईजी तरीके से आप लोग हिंदी को समझने लगोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को विस्तार पूर्वक व्याकरण को समझाऊंगा। और आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो हिंदी विषय है उसमें 10 नंबर का आने वाला है। और ये जो तमाम जो टॉपिक है उन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। तो आज से आप लोगों का हिंदी भाषा का जो क्लास है उसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ना धीरे धीरे सारे जो विषय है ना उसको स्टार्ट करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट को भी आप लोगों का मैं तैयार करते हुए चलूँगा, मतलब उसको भी ना साथ साथ लेते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो व्याकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज का व्याकरण जब पढ़ लेंगे ना उसके बाद इसका जो पूरा PDF है वो तुरंत ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तब आप लोगों को स्वर पढ़ाऊंगा, व्यंजन पढ़ाऊंगा, अक्षर पढ़ाऊंगा, वर्तनी पढ़ाऊंगा, लिंग, वचन, ये तमाम जो चीज़ है ना टॉपिक जो है ना सारे टॉपिक को सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूंगा। तो इसका टेंशन आप लोगों को आज नहीं लेना है। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है ना और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो व्याकरणिक पद एवं उनके भेद के बारे में जानेंगे। जैसे वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं, संधि कितने होते हैं, स्वर संधि कितने होते हैं, समास कितने होते हैं, तमाम जो टॉपिक है ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं पढ़ाते हुए चलूँगा। ठीक है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन भी तो करना है। तो रिवीजन के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा केवल उन्हीं को करना है, कोई भी को नोट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक को देखिए, व्याकरणिक पद एवं उनके भेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्रम दिया है, दूसरा विषय वस्तु दिया है और तीसरा उसके प्रकार को दिया है, और चौथा प्रकार में कौन कौन सा नाम होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है इसको दिया है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण का कितना होता है, तो स्वर वर्ण जो है वो 11 प्रकार के होता है। व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होता है। तो दोनों को याद रखना है, वर्ण की संख्या कितना है, तो वर्ण का प्रकार बोल सकते हो या संख्या बोल सकते हो, 2 प्रकार के वर्ण होता है। सबसे पहले स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की जो संख्या है ना वो 11 होता है और व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो 33 होता है। ये याद रहेगा आप लोगों को। उसके अलावा दूसरा देखो, मूल स्वर। तो मूल स्वर कितना होता है, 4 प्रकार के मूल स्वर होता है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितना होता है, तो 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होता है। उत्प्रेक्षी कितना होता है, तो उत्प्रेक्षी जो व्यंजन है वो 2 प्रकार के होता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मूल स्वर कौन कौन सा है, तो आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास जैसे ही पढ़ाते जाऊंगा ना स्वर व्यंजन, तो उसमें सारा डिटेल आप लोगों को देते जाऊंगा। ठीक है, तो ये टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। मोटा मोटी अगर आप लोगों को बताऊँ ना कि मूल स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर कौन कौन सा है, तो मूल स्वर या ह्रास्व स्वर, क्या, तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर बोल लो, दोनों एक ही है। तो मूल स्वर जो होगा वो कौन कौन सा होगा, तो अ, ई, उ और त्री। कौन सा, तो अ, ई, उ और त्री, ये जो 4 शब्द हैं ना, मतलब 4 वर्ण जो है ना वो मूल स्वर कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, जो संयुक्त व्यंजन जो होगा वो छ छत्री का, त्र त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और सरा श्रमिक का, ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा उत्प्रेक्षी कौन सा होगा, तो उत्प्रेक्षी जो होता है वो डमरू और ढक्कन जो है ना वो उत्प्रेक्षी व्यंजन हो जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, केवल आप लोगों को रटना नहीं है, एक बार ना अभी अभी केवल प्रकार को कितने कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 1 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला, पूछा ही जाता है प्रत्येक जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी, और आपके डीएड बीएड वाले जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाता है कि आपको व्याकरण का कितना नॉलेज है, इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद स्वर को जानते हैं। स्वर के मात्रा के आधार पर, क्या, तो स्वर के मात्रा के आधार पर कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, तो सबसे पहले ह्रास्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वर के मात्रा के आधार पर कितना
कितना प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ह्रास्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। उसके बाद दूसरा को पढ़ते हैं संधि। संधि कितने प्रकार के होता है? तो संधि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कितना प्रकार के होता है संधि? तो 3 प्रकार के होता है, ध्यान रखना है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। उसके अलावा स्वर संधि कितने प्रकार के होता है? तो स्वर संधि जो है ना वो 5 प्रकार के होता है। संधि अगर पूछा जाए तो वो संधि 3 प्रकार के होता है, लेकिन अगर स्वर संधि के बारे में पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होता है, तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादी स्वर संधि। तो इस पांचों को आप लोगों को याद होना चाहिए, मुखाग्र टाइप से याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न में, तो भी आप लोगों को बता रहा हूँ नोट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ जो याद नहीं होगा ना उसे आप लोग नोट कर लेना। उसके अलावा ना आज का ये जो क्लास खत्म होगा तुरंत ही जी मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा इसका प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो? तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपका नंबर लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर रैंडम एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपका नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके बढ़िया सा तैयारी अपना कर सकते हो। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को बेवजह का भीड़ नहीं चाहिए, जो सिंसियर एक्चुअल में है, जो पढ़ना चाहते हैं, केवल वही लोग इस ग्रुप में जुड़िएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। और उसके अलावा जो ना इस साल DED या BEd का कोर्स करना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और टाइम पर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन भी देते हुए चलूँगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। उसके अलावा एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सारा चीज़ का बीच बीच में आप लोगों को गाइडलाइन देते हुए चलूँगा। क्यों? क्योंकि देखो बुक लेकर के आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के अलावा ना अगर आप लोग किसी का गाइडलाइंस पे आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जो इस रास्ते से गुजर चुका है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बुक में जो दिया है केवल वही पढ़ पाओगे, अलग से गाइडलाइन नहीं दी मिलेगा आप लोगों को अगर नहीं ज्वाइन करोगे। तो इसीलिए आपके भलाई के लिए, आपके पढ़ाई के लिए इतना तो एफर्ट आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए तीसरा को पढ़ते हैं समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो है वो 6 प्रकार के होता है। कौन कौन सा समास? तो सबसे पहले अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास 6 प्रकार के होता है। याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप लोग सुनो समास, सुन लिए ना, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो केवल याद रखना है 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार याद आ जाएगा ना, तो अब माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि कौन कौन सा। तो सबसे पहले याद होना चाहिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। जरूरी नहीं है कि एक लाइन से जो अव्ययी बोला है वहीं से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, 6 प्रकार से आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मैं तो बीच से याद किया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, अपने हिसाब से मैं याद किया हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से आप भी जो है ना वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। क्या? तो समास जो है ना वो प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार होता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके पर आप लोग ध्यान देना। अगर पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। और उसी को अगर पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो ये 4 प्रकार के समास होता है प्रयोग के आधार पर, तो ध्यान देना है। उसके अलावा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है ना वो कारक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास जो है वो जो समास है ना उसके अंदर भी ना कितना है प्रकार भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष और पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं।
छोटे छोटे जो अंतर है उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसको ध्यान में रखकर आप लोग क्या करना, आंसर लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले इतरेत्तर द्वंद्व होता है, दूसरा समाहार द्वंद्व होता है और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व होता है। सबसे पहले द्वंद्व मतलब लड़ाई समझ लेना। लड़ाई कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है। एकदम ही ये जो याद नहीं होगा चलेगा, लेकिन प्रकार कितना है ये याद रखना है। जैसे द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं, मतलब लड़ाई ले लेना द्वंद्व से, तो लड़ाई कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार की लड़ाई होते हैं। मन में सोच लेना कि पटका पटकी होता है, छीना झपटी होता है, ठीक है, इस प्रकार से लड़ाई होता है। ऐसे आप लोग समझ लेना अपने समझ के आधार पर। याद रखने का तरीका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आप लोग ना अपने मन से समझोगे, जो आप लोग ट्रिक लगाओगे वही याद रहता है, ठीक है। रटोगे तो फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए याद रखना कि लड़ाई कितने प्रकार के होते हैं, मतलब द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास मतलब यह है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास को कर्म ले लेना, काम ले लेना, ठीक है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कर्म होता है इंसानों का, ऐसे याद रख लेना ट्रिक लगा करके। कौन कौन सा? तो विशेषण पूर्व पद, दूसरा विशेष्य पूर्व पद, तीसरा विशेषणों भय पद और चौथा विशेष्यज्ञो भय पद। तो 4 प्रकार जो नाम है ना वो याद नहीं होगा चलेगा। आप लोग केवल कर्मधाराएं कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार। जैसे लड़ाई कितने प्रकार के होते हैं, द्वंद्व, तो 3 प्रकार के। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, काम, तो 4 प्रकार के। बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो समानाधिकरण होता है, दूसरा व्यधिकरण होता है, तीसरा तुल्ययोग होता है और चौथा व्यतिहार होता है। नाम याद नहीं होगा चलेगा, लेकिन शुरुआती में आप लोग बहुव्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहु कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ बहु आता है ना जी, किसी के घर में नवा बहू है ना, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? तो 4 प्रकार से अलग अलग होता है, ऐसे याद रख लेना। पहले आप लोगों को संख्या याद होना चाहिए, मेरा मकसद ये है आप लोगों को बताने का, ठीक है। तो पहले संख्या को याद रखना। संख्या अगर याद हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग उसके नाम को याद रखना। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना है, एक साथ सारी चीज़ों को करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ आप लोग खाना निकालते हो तो एक साथ पूरा गटक लेते हो क्या, खा जाते हो क्या पूरा थाली भर के खाना को? नहीं ना खाते हो, एक एक निवाला करके धीरे धीरे करके खाते हो ना। तो सबसे पहले जो जो ना इसका नाम आ रहा है उसको और कितने प्रकार के होते हैं उसको केवल आप लोगों को याद रखना है। अगर संख्या याद हो जाएगा उसके बाद फिर उस संख्या का नाम क्या क्या है, मतलब उसके प्रकारों का नाम क्या क्या है ये याद रखना, ठीक है। तो एक एक बाय स्टेप आप लोग याद रखते हुए चलिए, एक साथ सारा चीज़ को करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा को पढ़ते हैं, संज्ञा अर्थ के आधार पर। तो संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होता है? तो वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा जो है ना वो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। याद रखना है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, चाहो तो शॉर्ट में नोट कर लेना। उसके अलावा गणना के आधार पर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो गणना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं गणना के आधार पर। कौन कौन सा? तो यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। तो ये गणना के आधार पर है। गणना मतलब जिसको गिना जा सके और जिसको ना गिना जा सके। तो गणना 2 ही प्रकार से ना होगा जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सके और जिसे ना गिना जा सके। समझ में आया आप लोगों को? तो गणना के आधार पर 2 प्रकार के होता है, ठीक है। उसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार है वो। कौन कौन सा? तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जब ना नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो इसमें MCQ सीरीज भी लाऊंगा जी आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस लेवल से पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता चले। तो इसीलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में MCQ सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है वो सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। कुल सर्वनाम की संख्या कितना है?
तो कुल सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 प्रकार के होते हैं। ये वो तरीका है जिसके आधार पर आप लोग ना सर्वनाम को ही पहचान कर सकते हो। जैसे पहला मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्यों, सो, कौन। तो ये कुल जो सर्वनाम है ना वो 11 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर सिर्फ प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार। प्रश्न पूछा जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, मतलब उसकी संख्या कितनी होती है, तो 11 होते हैं। उसके अलावा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके अलावा छठवां विशेषण, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब यह है कि जिसकी संख्या निश्चित हो, जिसको काउंट किया जा सके, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसकी संख्या निश्चित ना हो। तो इसको याद रखना है। उसके अलावा 3 प्रकार से और है, किसके अनुसार, तो देखो संख्यावाचक जो विशेषण है ना वो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार ना उन्होंने 3 प्रकार से माना है। संख्यावाचक विशेषण की जो प्रकार है वो कौन कौन सा, तो पहला निश्चय हो जाएगा, दूसरा अनिश्चय हो जाएगा और चौथा परिणाम बोधक हो जाएगा। अगर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार कितने प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये पूछा जाए तो 3 प्रकार लेना है। अन्यथा केवल पूछा जाए ना कि संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न केवल पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है ना वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले गणनावाचक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा समुदाय बोधक, पांचवा प्रत्येक बोधक और छठवां समुच्चय बोधक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये याद रखना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितना होता है, तो 6 प्रकार। भले ही आप लोगों को नाम याद ना रहे चलेगा, लेकिन ये जो संख्या है वो याद होना चाहिए। परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, तो निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। तो ये 2 प्रकार के होता है। सर्वनामिक विशेषण कितना होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, तो सबसे पहले मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। उसके अलावा मौलिक सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, तो सबसे पहले संकेतवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा संबंधवाचक। तो ये 4 प्रकार के मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो याद रखना है। आप लोग थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, मतलब यह है कि इतना अंदर के अंदर एकदम डीपली पूछा जा रहा है। तो शुरुआती में ना जो जो विशेष है ना उसको आप लोग याद रखना, मतलब जो संख्या के फर्स्ट में है ना उसको शुरुआती में याद रखना, एकदम डीपली नहीं होगा। तो शुरुआती में क्या है ना जो जो संख्या पूछा जा रहा है केवल उसी को याद रखना, नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि उसके अंतर्गत और कितना प्रकार है, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तो ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद 7वां को पढ़ते हैं। 7वां जो है वो क्रिया जो है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया जो है ना वो रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, बस ऐसे याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 8वां को पढ़ते हैं, धातु। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। अब बताओ संयुक्त क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त क्रिया जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आरंभ बोध होगा, दूसरा समाप्ति बोधक हो जाएगा, तीसरा अवकाश बोधक हो जाएगा और चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक और पांचवा आवश्यकता बोधक और छठवां निश्चय बोधक और 8वां इच्छा बोधक, 9वां अभ्यास बोधक और 10वां शक्ति बोधक और 11वां पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया होता है। बस ये याद रखना कि संयुक्त क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। धातु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बस ऐसे याद रखते हुए चलना है, ठीक है। आप लोगों को PDF दूंगा ना जी, तो क्या करना है आप लोग, पहले आप लोग नाम याद रखना इसको, और उसके बाद केवल कितने प्रकार के होते हैं इसको। इन दोनों को पहला काम है, पहला स्टेप में आप लोगों को याद रखना है। ये जब आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा उसके बाद ना इसके अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं ये याद रखना है, ठीक है। चलिए 9वां को ध्यान से पढ़िए। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा,
तो सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो चार प्रकार के अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार से। कौन सा? तो कालवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा रीतिवाचक। उसके अलावा रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? तो तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्थानीय, दूसरा यौगिक और तीसरा मूल। उसके अलावा प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अव्यय? तो तीन प्रकार से। कौन कौन सा? तो साधारण और दूसरा संयोजक और तीसरा अनुबंध। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। उसके अलावा 10वां लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जो लिंग है वो केवल दो ही प्रकार से होते हैं। चलिए उसके बाद 11वां को पढ़ते हैं, वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं जी? तो वचन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले एक वचन और बहुवचन। देखो हिंदी में ना जो वचन है वो केवल दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत की बात किया जाए ना तो उसमें तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा? तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये संस्कृत में तीन प्रकार के होता है, लेकिन हिंदी में केवल दो प्रकार होता है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा वाचन। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वाचन होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सस्वर वचन और दूसरा मौन वचन। मतलब बोल करके जो वाचन करोगे वो, और दूसरा चुपचाप जो वाचन करोगे वो। तो दो प्रकार के वाचन होता है। उसके अलावा 12वां वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के वाच्य होता है। कौन कौन सा? पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो याद रखना है इसको। उसके अलावा कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होता है। कितना? तो कारक जो है वो 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। तो ये 8 प्रकार के कारक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कर्ता कारक कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार से। कौन सा? तो पहला अप्रत्यक्ष कर्ता कारक और दूसरा प्रत्यक्ष कर्ता कारक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा 14वां काल। काल कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार से। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के भूतकाल होता है हिंदी में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतुपद भूतकाल। तो ये आप लोगों को याद रखना, भूतकाल जो है वो 6 प्रकार से होता है। उसके अलावा वर्तमान काल के बारे में भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान काल जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सामान्य, दूसरा पूर्ण, तीसरा तात्कालिक, चौथा संदिग्ध और पांचवा संभव्य। तो ये 5 प्रकार के वर्तमान काल होता है। उसके अलावा भविष्य काल। तो भविष्य काल कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार से। कौन सा? तो सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु मद भविष्य काल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, भविष्य काल जो है ना वो केवल 3 प्रकार से होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए उसके अलावा 15वां को पढ़ते हैं, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के जो प्रकार है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होता है? तो वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य और छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होता है अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। उसके अलावा रचना के आधार पर शब्द के विचार। तो रचना के आधार पर शब्द के जो विचार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सरल वाक्य बोल लो या साधारण वाक्य बोल लो, दूसरा मिश्र वाक्य बोल लो या तीसरा संयुक्त वाक्य बोल लो। तो देखो ये जो शब्द होंगे या जो वाक्य होंगे ना, तो वो वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो ये तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को याद रखिएगा, चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा उत्पत्ति के आधार
आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देखो शब्द जो है ना वो 4 प्रकार से ही उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है। सबसे पहले तत्सम मतलब संस्कृत के आधार पर होता है। दूसरा तद्भव मतलब अपने जो नॉर्मल जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में यूज़ करते हैं तो उसके आधार पर होता है। तीसरा देशज से होता है, मतलब हमारी जो बोलचाल होता है ना, जो अपने जो लोकल एरिया में बोलते हैं उस भाषा से होता है। और चौथा विदेशज मतलब जो बाहरी दूसरे देश से जो हम लोग जो भाषा लेते हैं, जो शब्द लेते हैं ना, तो उसको विदेशज बोलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 प्रकार होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो रूढ़ हो जाएगा, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। क्या? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा और यौगिक शब्द हो जाएगा। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के भेद होते हैं, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। दोनों में अंतर है, आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रचना के आधार पर शब्द के विचार बोला है, इसमें ये विचार है। जबकि देखो रचना के आधार पर शब्द के भेद बोला है। तो दोनों के दोनों 3-3 ही हैं, लेकिन इसमें शब्द को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, जो पूछा जा रहा है उसको। चलिए उसके बाद 16वां को पढ़ते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। उसके बाद कर्तृ प्रत्यय का कितने प्रकार होता है? तो कर्तृ प्रत्यय का जो प्रकार है ना वो 6 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक कृदंत प्रत्यय और पांचवा क्रियाघोतक कृदंत विशेषण और छठवां क्रियावाचक कृदंत विशेषण। तो ये 6 प्रकार के कृत प्रत्यय होता है, ठीक है। उसके अलावा तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की ये भी होता है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा गुणवाचक, चौथा स्थानवाचक, पांचवा स्त्रीवाचक और छठवां ऊनतावाचक। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। लेकिन देखो कृत प्रत्यय कितना होता है? 6 प्रकार के। तद्धित प्रत्यय कितना होता है? 6 प्रकार के। तो ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा देखो कृदंत। तो कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो विकारी कृदंत और अविकारी कृदंत। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा विकारी कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा कर्तृवाचक संज्ञा, तीसरा वर्तमान कालिक कृदंत और चौथा भूतकालिक कृदंत। तो विकारी कृदंत के 4 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके अलावा पढ़ते हैं 17वां को रस। तो रस के कितने प्रकार होता है ये आप लोगों को बताओ ना। तो सबसे पहले रस अंग या अव्यय के आधार पर। क्या? तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि रस के अव्यय या अंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो अव्यय या अंग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। तो इन चारों को याद रखना है। स्थायी भाव की संख्या कितना है? 9 प्रकार का। विभव की संख्या कितना है? 2 प्रकार का। अनुभव की संख्या कितना है? 5 प्रकार का। और संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 प्रकार का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि रस के प्रकार कितना होता है, तो रस के जो प्रकार है वो 9 प्रकार के होते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि रस के अव्यय या अंग कितने होते हैं, तो रस के अव्यय या अंग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन पूछा जाए कि रस के प्रकार कितना होता है सिर्फ, तो रस के जो प्रकार है वो 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा भी होगा, अपने जो पिछले क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा। पिछला कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग 7वीं 8वीं 9वीं पढ़े थे उस समय ये जो है ना वो पूछा जाता था, तो पढ़े होंगे आप लोग। चलिए उसके अलावा 18वां को पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। तो अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा 19वां और अंतिम को पढ़ते हैं छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहले मात्रिक छंद होता है और दूसरा वर्णिक छंद होता है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार याद रखना है। पहला मात्रिक छंद होगा और दूसरा वर्णिक छंद हो जाएगा।
उसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद और चौथा मुक्तक छंद। तो इन चारों प्रकार को आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को केवल केवल ना इतना ही व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। ना केवल आप लोगों का डीएड बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, बल्कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाओगे ना, तो उसमें भी 1 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो व्याकरण है ना, तो उसके पद को और उसके भेद को याद रखना है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला हिंदी में ना आप लोगों को इसे पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये याद रहेगा तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा जी। अभी दूसरा क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें वर्ण आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वर्ण में स्वर वर्ण कौन क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोगों का सबसे पहले मोटा मोटी एक जो प्रारूप है, एक जो भूमिका होता है, उसको आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। उसके बाद ये सारा डिटेल को तो मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा, कौन सा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बहुत जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ना 100 से भी ज़्यादा लोग अभी तक के इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ क्या इसमें बोल करके। तो 100+ मेंबर अभी तक के इसमें जुड़ गए हैं, और अपने पढ़ाई के लिए इतना नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे करोगे जी। हाँ, और इतना सारा चीज़ आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा ना जी। हाँ, कोई भी डाउट रहेगा तो उसको क्लियर भी करने का जो फैसिलिटीज़ है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए इतना तो एफर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, और इतना कोई भी कर लेता है जी, ईजी है, कोई अभी के डेट में इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और आप लोगों का कोई भी सवाल होना तो बेशक कमेंट कीजिएगा। और आप लोग चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों का जो क्लास है वो लाते रहूँगा। और सब्सक्राइब किए रहोगे तो आराम से आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और प्रॉपर टाइम पे आप क्लास ले पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा।